Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to cover the analysis of 2023 7th June MA English entrance question paper. We will also go for the other question paper. There were two papers conducted this year for English. टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा काफी रिक्वेस्ट आ रही थी ऑल दो, लेकिन काफी ऑक्यूपेशंस थे, बहुत सारी क्लासेस थी। अब जाकर थोड़ा टाइम मैंने निकाला है अपनी उन्हीं बिजी ऑक्यूपेशंस में से और अब हम एनालिसिस करेंगे 7th जून के क्वेश्चन पेपर का। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, लीविंग अपार्ट दी रीडिंग पैसेजेस को अभी कवर नहीं करेंगे। अभी सभी फैक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। सिर्फ रीडिंग पैसेज को अभी के लिए एक्सक्लूड करें, उनको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में कंबाइन करके आप लोगों को करवा दूंगी। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। देखिए कैसा रहा 2023 का क्वेश्चन पेपर और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के पेपर से, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड हियर। 2024 का बैच अगर आप में से कोई भी एस्पायरेंट ज्वाइन करना चाहता है, दे कैन गो फॉर इट, द एडमिशंस आर गोइंग ऑन। And I'm so happy to tell you about the successful aspirants of 2023. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी, JMI, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगेन JMI, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, NIT त्रिची, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आसाम यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सभी एस्पायरेंट्स को एडमिशन मिला है एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू कैन। मुझे अपने स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसके इनिशियल 5 क्वेश्चंस जो कि रीडिंग पैसेज थे उनको मैंने स्किप किया है। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे मैं करवाती जाऊँ उसी हिसाब से आप लोग नोट करते जाइए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का पैटर्न देखते जाइए एंड यू विल बी डन। Choose the number which is different from others in the group 523, 734, 981, 853, 648. दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली वेरी सिंपल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करिए कि हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से आप सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। देखिए 5 - 2 is 3, 7 - 3 is equal to 4, 9 - 8 is equal to 1, 8 - 5 is equal to 3, but 6 - 4 is not 4. राइट तो ये है हमारा आंसर। और देखिए कितना सिंपल था। हम कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बताया कि बहुत प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब्ट्रैक्शन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया इसका आंसर क्या था। और आंसर था बहुत ही सिंपल, एज यू कैन सी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच improves the sentence grammatically. He saw, looking through the window, the beggar standing right there. लुकिंग थ्रू द विंडो जो एक्शन हो रहा है एट प्रेजेंट, उस एक्शन को हम पहले लेंगे। लुकिंग थ्रू द विंडो ही सॉ द बैगर स्टैंडिंग राइट देयर। दिस एक्शन ऑफ बीइंग सीन इज बीइंग डन व्हाइल लुकिंग कंटिन्यूअसली। तो जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेंटेंस स्टार्ट होगा लुकिंग थ्रू द विंडो से। हेंस एज आई टोल्ड, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस द सन इन लॉ ऑफ क्यू। ध्यान से देखिए, एस द सन इन लॉ ऑफ क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, हु इज द ब्रदर ऑफ आर, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। आप इस पूरे क्वेश्चन में देखिए आर का कोई खास रोल नहीं है, बाकी सब रिलेशनशिप्स को हमें ध्यान में रखना है। देखते हैं क्या करना चाहिए। तो अब देखिए, एस द सन इन लॉ ऑफ क्यू, एस सन इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ दैट वी डू नॉट नो एट प्रेजेंट, दोनों ही मानकर चल रहे थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। एस सन इन लॉ है क्यू पर्सन की। एस द सन इन लॉ ऑफ क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो एस पी के ब्रदर इन लॉ भी हैं। राइट, ब्रदर इन लॉ क्या होता है? आपकी वाइफ के हस्बैंड। तो वाइफ के हस्बैंड, एस की वाइफ के हस्बैंड है पी और एस के फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है क्यू। आर का मैंने आपको बताया था कोई रोल नहीं है, हमें दिखाना है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। पी और क्यू का अब क्या रिलेशनशिप है आपस में। दिस इज पी जो कि सन इन लॉ, जो कि ब्रदर इन लॉ है एस के, यानी कि एस की वाइफ के ब्रदर। तो एस की वाइफ के ब्रदर एस के फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के क्या होंगे? दैट इज सन। ऑप्शन 2 सन इज द राइट आंसर।
यहाँ पर हमें क्लॉजेस बताने हैं, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ टाइम, क्लॉज ऑफ रीजन, नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है सेंटेंस। द स्टूडेंट्स हु मिसबिहेव्ड इन क्लास वर सस्पेंडेड। अब देखिए स्टूडेंट्स हु मिसबिहेव्ड इन क्लास यानी कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी बताई जा रही है, राइट। द नॉटी स्टूडेंट वॉज सस्पेंडेड, अगर ऐसा होता तो एडजेक्टिव ही होता ना, यहाँ पर भी उसी तरीके से पूरे क्लॉज में क्वालिटी बताई जा रही है तो इट विल बी एडजेक्टिव क्लॉज। ए के साथ मैच होगा फो, राइट। बिकॉज शी वॉज इन एन इरिटेबल मूड आई लेफ्ट हर अलोन, तो यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है, ऑफकोर्स ऑप्शन 2 के साथ मैच होगा, बी विल मैच विथ 2। सी, ही हैज बीन जॉबलेस सिंस, यानी कि टाइम बताया जा रहा है, कब से, adverb clause of time, since he left Delhi. So C is being matched with 1. The gardener said that all the plants had been planted. तो gardener ने क्या कहा, that is in the form of whole clause is actually the noun. The gardener said this, gardener said that, अगर ऐसा कुछ होता तो वो perfectly अपने आप में एक noun होता, right. The gardener said the perfect things, the gardener said the bad things, something like that, एक noun clause होता। थोड़ा सा elaborated है, यहाँ पर है noun clause ही, तो ऑप्शन डी आपका मैच होगा 3 के साथ। The right answer is option 2. इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, देखते हैं क्या कंफ्यूजन थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट सेंटेंस। बैकग्राउंड म्यूजिक सच एज मजार्ट सिम्फनी पॉजिटिवली इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स ही गलत है क्योंकि ये इफेक्ट जो है दैट इज नॉट नाउन, दैट इज नॉट वर्ब एक्चुअली, लेकिन ये नाउन वाला इफेक्ट है। अगर हम वर्ब की तरह इफेक्ट को यूज करते हैं वी शुड राइट अफेक्ट स्टार्टिंग विद एन ए, तो अफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे दोनों सेंटेंसेस जिसमें इफेक्ट्स लिखा है एज अ वर्ब, ये दोनों तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे। अब हमें देखना है बचे हुए सेंटेंसेस को जहां पर अफेक्ट्स लिखा है, लेकिन बचे हुए दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्टली सिमिलर थे, तो ईदर 3 या 4 जिसने भी कोई भी ऑप्शन दिया दे हैव गॉट द मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। बैकग्राउंड म्यूजिक सच एज मोजार्ट सिम्फनी positively affects cognitive abilities of many students while it has contrary effect on many others. Next question हमारा calculation का है। A man buys 2 watches for rupees 1750. He sells the first one at a loss of 10%, while on the second he earns a profit of 15%. If one of the whole, on the whole, basically ये स्पेलिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन में, इफ ऑन दी होल ही गेट्स नो प्रॉफिट नो लॉस देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चीपर वॉच। तो सबसे पहले आप ये देखिए 1750 की उसने 2 क्लॉक्स खरीदी, 2 वॉचेस खरीदी और बेचने का प्राइस भी 1750 ही रहा। दिस इज वेरी बेसिक, क्यों, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, राइट। अब आगे करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कि एक प्राइस है एक्स और दूसरा प्राइस क्या हुआ वॉच को बाय करने का 1750 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों वॉचेस के प्राइस मिलाकर 1750 हैं, राइट। तो एक का एक्स तो दूसरे का 1750 माइनस एक्स। अब आप एक पर देखिए 15% प्रॉफिट और एक पर 10% लॉस। मैं मान लेती हूँ कि एक्स पर 15% प्रॉफिट हुआ, राइट। तो एक्स का प्राइस 15% प्रॉफिट होने के बाद क्या हो जाएगा 115 अपॉन 100x, राइट। 15% का प्रॉफिट अगर किसी भी कंपोनेंट पर होगा तो दैट विल बी 115%। 115% हम कैसे निकालेंगे 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, राइट। तो एक घड़ी का प्राइस तो ये हो गया। दूसरी पर हुआ हमें 10% का लॉस। 10% का लॉस होने के बाद परसेंटेज कितनी आती है 90%, राइट। 90% ऑफ दिस दैट इज 1750 माइनस एक्स अपॉन 100। अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सम आना चाहिए आपका इक्वल टू 1750, राइट। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों को मिलाकर प्राइस रिमेन्स द सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 700। तो 700 एक वैल्यू आएगी आपकी 700 और दूसरी वैल्यू आएगी 1050।
1750, इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है, दैट इज 700, ऑप्शन 2 हियर इज द राइट आंसर। इस इक्वेशन को आप सभी लोग सॉल्व करके देखिए। 115 अपॉन 100x प्लस 90 इंटू 1750 माइनस x अपॉन 100, ये प्रॉफिटेड वैल्यू है और ये लॉस वाली वैल्यू है। इनको कैलकुलेट करने के बाद भी नो प्रॉफिट नो लॉस ही रहता है, यानी कि 1750 रुपीज ही मिलेंगे उस पर्सन को अभी, उस मैन को अभी। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट ऑप्शन 2 एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, थ्रू विच ऑफ दीज स्ट्रेट्स द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस। देखिए इस बार तो ये क्वेश्चन आया है, बेरिंग स्ट्रेट हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच से डेटिंग लाइन पास होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज नियर बाय बेरिंग सी एंड चुकची सी। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। मे भी किसी भी और तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 3, बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। Two positions of dice are shown below when number 1 is on the top. Number 1 अगर हम टॉप पर माने तो बॉटम पे क्या नंबर होगा, यानी कि 6 और 4 के एडजेसेंट यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता लगाना है। अगर हम इन डाइसेस को बिल्कुल ओपन कर दें तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी यहाँ पर, राइट। 6, ये मैंने यहाँ से 6 लिखा है, 6 के साथ में 4 है। अगर इनको फोल्ड कर दें, अगर आप सपोज एक कट पेपर पर बना रहे हैं इसको और फोल्ड करके देखिए इस तरीके के फिगर्स बना के, तो सबसे पहले इसके हिसाब से मैंने किया। 6 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। उसी डाइस की एक और पिक्चर है, 6 के साथ 4 और 5 है। तो 6 को ही एक और एंगल से देखा तो 4 और 5 6 के एडजेसेंट है। अब अगर आप इस फिगर के थ्रू डाइस प्रिपेयर करेंगे तो 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तो इट विल बी 5। अगर नहीं समझ आ रहा है पॉज करके दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस इसी तरीके का फिगर बनाकर सॉल्व हो सकते हैं। हमेशा आप इस तरीके की डिजाइनिंग कर लें जब भी आपको डाइस की साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्पेलिंग के क्वेश्चन ना वैसे तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कई बार जब एग्जाम में आ जाता है ना स्पेलिंग लिखने के लिए, तब कंफ्यूजन हो जाती है, एंड दैट इज वेरी नेचुरल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 3, अभी आप बड़े आराम से पहचान पा रहे होंगे कि ऑप्शन 3 राइट आंसर है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के बहुत क्वेश्चंस आए थे इस बार, और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। यू मे जॉइन द सेशन ऑल्सो। क्लासेस में हर तरीके के क्वेश्चंस की, हर टॉपिक की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। Let us see this question. Which of these conclusion definitely follows from the given statement? In a test cricket match, the total runs made by a team were 500. Out of these, 380 runs made by spinners. Okay, we understood. Conclusion, 60% of the team consisted of spinners. नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिया गया। जरूरी नहीं है कि 380 रन 60% स्पिनर्स ने ही बनाए हों। एंड सेकेंड कंक्लूजन, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। ऐसा कोई कंक्लूजन भी हमें नहीं मिलता है, ना ही ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, राइट। तो कुछ भी नहीं है, ना तो बहुत नेचुरल सी बात है, ना ही हमें स्टेटमेंट में एट प्रेजेंट कंक्लूजन दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स बाय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो सबसे पहले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, राइट। तो इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे हम। हमारे पास अभी स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय दिस टाइम। तो 12 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो टाइम हमारा आ गया 3, है ना। 3 घंटे लगे उस पर्सन को 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। अब इतनी ही देर में अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट। 3 घंटे हैं आपके पास और आप चल रहे हैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर। ऑब्वियसली आंसर वुड बी 18। हर घंटे 3 घंटे में अगर आप 6 किलोमीटर चलते हैं तो आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबको लगा कि अरे इस बार ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सिंपल क्वेश्चंस में से था, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्री कभी पहले नहीं आई थी, तो ऐसे बिना किसी वार्निंग के नहीं आनी चाहिए थी एग्जाम में, क्योंकि
बेसिक क्वेश्चन में भी बहुत लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए सिर्फ ये टैन, कॉट, साइन, सेक, कॉसेक ये सब देखना ही अपने आप में एक नाइटमेयर है. एम आई राइट? इफ यू अग्री से यस. तो टफ था, आई डू अंडरस्टैंड कि इट वॉज टफ. वी कैन नॉट जस्ट से कि हमें आता था तो आसान था. बहुत सारे स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सब लोग छोड़ चुके हैं. 5 साल पहले सबने छोड़ दी. उसके बाद 11th-12th किया. कई लोगों ने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया. ग्रेजुएशन के टाइम पर मैथ्स नहीं था. मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं था. शेक्सपियर में था ना इंटरेस्ट, तो तभी तो हम लोग इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं. और फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती है, तो नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं डेस्परेट टाइम, डेस्परेट मेजर्स के अकॉर्डिंग. अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं. क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. पहले इन सभी फॉर्मूलाज को देखिए एक बार. राइट, इनके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे. कॉट 35 की जगह हम अभी के लिए लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस 55. राइट, कॉस की जगह हम लिख रहे हैं, कॉस को ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं, कॉस की जगह हम सिर्फ लिख रहे हैं 90 माइनस 33. 90 माइनस 33 57 ही होता है. हमने कुछ चेंज नहीं किया है. ओके, और कॉसेक को भी हम कॉसेक को ऐसे ही रहने देंगे. राइट, और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 41 की जगह 90 माइनस 49. अब आप इन फॉर्मूलाज को देखिए. कॉट 90 माइनस 55 कितना होता है, दैट इज tan x. तो इसको हटाकर tan 55 हो जाएगा. राइट, cos 57 की जगह अब क्या आ जाएगा हमारा sin 33. और cosec 41 की जगह हमारा आ जाएगा sec 49. इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देखिए. इन फॉर्मूलाज के हिसाब से ही मैंने कन्वर्ट किया. तो सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इट विल बी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है. Next question, in a certain code language, heat is written as SVZG. Z और Z भी बोल सकते हैं आप इसको. Then what will be the code of WILD, that is wild? Most of the time आपको इंग्लिश के कोड्स डिकोड करने होते हैं. तो आप देखिए ABCD के लिए मैंने पूरे यहाँ पर 26 नंबर्स लिखे हुए. हीट के लिए देखिए HEAT. H is the 8th one, right? E is the 5th one, right? A is the 1st one, and T is the 20th one, right? 8, 5, 1 and 20. This is written. अब आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में देखिए. 8 नंबर रिवर्स ऑर्डर से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 की जगह यहाँ पर है V S के, और V देखिए आपका 5th नंबर पर है. अगर रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो 1 2 3 4 5, इसके बाद V आता है, इसके बाद 1. द फर्स्ट वन इज Z और Z यू कैन से, एंड G अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चले तो G आपका 20th नंबर पर आएगा. तो दिस इज G. उसी तरीके से आप अगर वाइल्ड को डिकोड करेंगे तो क्या बनेगा आपका WILD. W इज द 23rd. राइट, अगर आप रिवर्स में 23rd पर जाएंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, D से तो शुरुआत होगी. उसके बाद I इज द 9th वन. रिवर्स में 9 पर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नेक्स्ट शुड बी DR. उसके बाद इसी तरीके से O और W की कोडिंग होगी. DROW इज द राइट आंसर हियर. अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा. A sum becomes 5 times of itself 10% per annum. सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए. इसके लिए एट व्हाट रेट द सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम 10 टाइम्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड. एक सम देखिए खुद का ही 5 टाइम्स हो जाता है. दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. राइट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक पता होना चाहिए इसके लिए. अब आप देखिए आपका इंटरेस्ट जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट का 4 टाइम हो जाएगा. 5 टाइम दिया गया आपको, लेकिन एक पार्ट तो प्रिंसिपल भी रहेगा और एक पार्ट आपका इंटरेस्ट होगा.
राइट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 4 पार्ट होगा और खुद जो प्रिंसिपल है दैट विल रिमेन द प्रिंसिपल। तो 4p इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, राइट। अब आपका गिवन क्या है, अब आपका गिवन है रेट गिवन है आपको, और p से p कट हो जाएगा, राइट। तो आपका क्वेश्चन में रह जाएगा 4 इज इक्वल टू टी अपॉन 100, टी इंटू 10 अपॉन 100, क्योंकि रेट भी होगा 100। तो 4 इज इक्वल टू टी अपॉन 10, यानी कि टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, 40 ईयर्स। इसको आप याद रखिए, टाइम पीरियड 40 ईयर्स हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक स्टेप हो सकता है आपको समझ ना आए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको बोला गया कि सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक चीज अगर 1 है तो वो 5 हो जाती है, राइट। 1 पार्ट तो वो खुद भी है, वो पार्ट यहाँ पर रहा हमारा p, और इंटरेस्ट कितना रहा फिर 4p, क्योंकि p प्लस 4p 5 होगा। इंटरेस्ट हम सबसे पहले जो सम है प्रिंसिपल उसको भी तो काउंट करेंगे ना, प्रिंसिपल का 5 टाइम्स, यानी कि 4p इंटरेस्ट हो गया, 4 पार्ट्स उसमें इंटरेस्ट के। अगर आपके सपोज 20 रुपीज है, 20 रुपीज को 5 टाइम्स कितना हुआ, 100, राइट। लेकिन उसमें 20 रहा और 80 अलग से रहा, यानी कि 4 टाइम्स इंटरेस्ट ऐड हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4p लिया है। 4p इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो टाइम इज इक्वल टू 40, इतना आप याद रखिए, फिर हम करते हैं आगे सॉल्व इस इक्वेशन को। अब आपसे पूछा गया है कि किस इंटरेस्ट रेट पर, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट विल बिकम 10 टाइम्स, राइट। तो जब 10 टाइम्स आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना हुआ, 9 टाइम्स, राइट। तो इंटरेस्ट अब आपका हो गया 9p इज इक्वल टू p, आपको अभी भी नहीं पता है। अब आपके पास क्या चीज है, रेट नहीं है अब आपके पास, लेकिन टाइम है 40 ईयर्स का, राइट। यहाँ पर आएगा अपॉन 100। तो अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, p से p आपका अभी भी कट हो जाएगा, इट विल बी 9 इज इक्वल टू 40r अपॉन 100, राइट। और r विल बिकम, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, r विल बिकम 900 अपॉन 4। 900 अपॉन 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर रहेगा 22.5। 900 अपॉन 4 को सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, यू विल गेट 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची knows all the most recent facts about politics. The suitable phrasal verb for underlined part is what? Knows all the most recent facts, that is the underlined part. Option 1, keep abreast of. That will be the right answer. It means to make sure that you know all the most recent facts about something, some person, some subject, some situation. आप किसी की पूरी up to date details, updated details अपने पास रखते हैं. That means to keep abreast of. For example, I try to keep abreast of any development in Bollywood. So I keep abreast of Bollywood information. Option 1 here is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पेपर को भी और 24 जून के क्वेश्चन पेपर को भी पूरा कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। सिर्फ रीडिंग पैसेजेस में स्किप करूंगी और अलग से कवर करवाऊंगी, बाकी सभी क्वेश्चन, अजम्पशन, कंक्लूजन, वो सभी क्वेश्चंस हम करेंगे जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। Admission for new batch is going on and you may join the session to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.